Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu newspaper analysis for 15th of June 2023. 15 जून 2023 का करंट अफेयर्स एनालिसिस हम पूरा देखेंगे, है ना। आज जैसे आप लोगों ने देखा होगा शायद कि द हिंदू आया नहीं था, आप लोगों के यहाँ भी नहीं आया होगा मे बी। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। पहले सवाल आज के जिनके जवाब आपको देने हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लोईडम। क्लोईडम इज ऑफन सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्लोईडम इनमें से क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला देख लीजिए। इट्स अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय DRDO टू गेट रिड ऑफ द जर्म्स इन स्किन। सेकेंड है इट्स अ वुंड हीलिंग मटेरियल। तीसरा है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड कल्चर्ड मीट। एंड चौथा इट इज अ क्लास बी मेडिकल डिवाइस अप्रूव्ड रिसेंटली बाय CDSCO। तो आपको बताना है क्लोईडम इनमें से क्या है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी, अ वुंड हीलिंग मटेरियल, ठीक है ना। वैसे भी देखो क्या है, जैसे डर्म लिखा हुआ है ना, क्लोईडम, तो थोड़ा वहाँ से भी अपन देख सकते थे कि क्या हो सकता है इनमें से, ना। तो इस तरीके से अपन थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज़ कर सकते थे। इट्स अ वुंड हीलिंग मटेरियल। आज वैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, तो डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा सवाल आप देख पा रहे हैं कि इनमें से साइक्लोन्स लिखे हुए हैं और आगे रीजन्स लिखे हुए हैं। तो जैसे लिखा है आसानी, सामने लिखा है अरेबियन सी। सेकंड लिखा है मोका, आगे लिखा है बे ऑफ बंगाल। तीसरा लिखा है बिपार जॉय, आगे लिखा है अरेबियन सी। एंड देन सितरांग लिखा है बे ऑफ बंगाल। आपको ये बताना है कि कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। आप फिर से देख लीजिए कौन कौन से हैं। आसानी, मोका, बिपारजॉय एंड सितरांग, और आगे उनकी लोकेशंस लिखी है। तो कितने पेयर्स हैं जो करेक्टली मैच्ड हैं, आप जरूर अटेम्प्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 3। केवल 3 ही है जो करेक्टली मैच्ड है। गलत कौन सा है मैं आपको बता दूं, आसानी। आसानी अरेबियन सी में नहीं बना था, आसानी बना था आपका बे ऑफ बंगाल रीजन पे, ठीक है ना। तो आसानी वाज द इनकरेक्ट वन। तो बाकी 3 जो है वो सही है। साइक्लोन आसानी जो था वो बे ऑफ बंगाल रीजन में बना था, 2022 का पहला साइक्लोन था। एंड द नेम वाज सजेस्टेड बाय श्रीलंका, जिसका मीनिंग होता है रैथ इन सिन्हाला। आसानी का मतलब होता है रैथ इन सिन्हाला, ठीक है ना, तो सिन्हाली लैंग्वेज का है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। पहला कह रहा है द इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया रैंक्स अमंग द टॉप 10 इन वर्स्ट ऑफेंडर्स लिस्ट इन द इंडेक्स, ठीक है ना। तो आपको बताने हैं कितने इसमें से करेक्ट हैं। हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग बोल दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन। सो अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप करिए तो। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी, नन, है ना। कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों सही नहीं है मैं आपको रीजन बता दूं। देखो जो स्लेवरी इंडेक्स है वो रिलीज कौन करता है? सबसे पहली बात, वो रिलीज करता है वो ILO नहीं रिलीज करता है, कोई वॉक फ्री करके संस्था है, याद रखिएगा। देयर इज अ वॉक फ्री ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, वो इसको निकालती है, ना कि ILO, दैट इज अ थिंग। और दूसरा इसमें लिखा है कि इंडिया जो है टॉप 10 है इन द वर्स्ट ऑफेंडर्स लिस्ट। देखो क्या होता है इस इंडेक्स में, अलग अलग लिस्ट निकल, जैसे ये देखो लिखा है टॉप 10 वर्स्ट ऑफेंडर्स, टॉप 10 विद लोएस्ट प्रिवेलेंस, टॉप 10 विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी। तो इस तरीके की 3 अलग अलग कैटेगरीज में इंडेक्स निकलता है। तो टॉप 10 वर्स्ट ऑफेंडर्स में इंडिया नहीं है। इंडिया नंबर 1 पे है, टॉप 10 विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन मॉडर्न स्लेवरी, ठीक है ना। तो मॉडर्न स्लेवरी के केस में इंडिया आपका नंबर 1 है। अब मॉडर्न स्लेवरी क्या होता है? मॉडर्न स्लेवरी अगर आप देखें तो इसमें 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जो 3 से 4 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मीट करते हैं। पहला है फोर्स्ड लेबर, दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड देन स्लेवरी एंड स्लेव लाइक प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। स्लेवरी एंड स्लेवरी लाइक प्रैक्टिसेस, जिसमें कि फोर्स्ड मैरिज, डेट बॉन्डेज, चाइल्ड सोल्जर्स, ये भी आता है। फोर्स्ड लेबर में आपका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, डोमेस्टिक सर्विट्यूड और वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर आता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपका डोमेस्टिक इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच आर अ पार्ट ऑफ योर मॉडर्न स्लेवरी। तो आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल। इंडिया वर्स्ट ऑफेंडर्स में नहीं आता, इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आता है, ठीक है ना। अब मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस फॉर्म में। पहली क्लोईडम, तो इंडियन ड्रग्स कंट्रोलर ने अप्रूव किया है फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड एनिमल डेराइव्ड टिश्यू। ये एनिमल डेराइव्ड टिश्यू है, याद रखिएगा, एनिमल डेराइव्ड टिश्यू है जिसका नाम है क्लोईडम। तो क्लोईडम एक वुंड हीलिंग मटेरियल है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ द डीसेल्युलराइज्ड गॉल ब्लैडर ऑफ पिग। तो कहाँ से आता है ये आता है आपका एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स ऑफ डीसेल्युलराइज्ड गॉल ब्लैडर ऑफ
पिग। तो इट इज़ अ क्लास डी बायोमेडिकल डिवाइस मटेरियल, क्लास डी बायोमेडिकल डिवाइस मटेरियल भी है, and it is the first indigenously developed product to all statutory requirements of the Central Drugs Standards Control Organization। तो याद रखिएगा फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड प्रोडक्ट है, वुंड हीलिंग है, क्लास डी है बायोमेडिकल डिवाइस मटेरियल पे, तो याद रखिएगा। अप्रूवल जो है CDSCO और CDSCO के अंतर्गत आता है। तो CDSCO क्या है? CDSCO नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज इन इंडिया, ठीक है ना। CDSCO क्या है? ये नेशनल रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के केस में। याद रखिएगा फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के केस में जो रेगुलेटरी बॉडी है नेशनल लेवल की वो CDSCO है। किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, एंड इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट है ना नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है एक तरीके से कहना चाहिए इन केस ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। किस एक्ट के अंदर आता है? तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत आता है। और CDSCO को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है फॉर द अप्रूवल ऑफ ड्रग्स, कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, लेइंग डाउन द स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स, है ना, एंड जो इम्पोर्टेड ड्रग्स है उसकी क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल दीज आर गिवन टू द CDSCO, ठीक है। और CDSCO जो है वो स्टेट रेगुलेटर्स के साथ जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्रांटिंग द लाइसेंसेज ऑफ सर्टेन स्पेशलाइज्ड कैटेगरीज ऑफ क्रिटिकल ड्रग्स, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ CDSCO, ठीक है ना। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछे किसके अंदर आता है तो ये ऑर्गन है CDSCO का, एंड इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंसिंग ऑफ ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज एक्चुअली अ पार्ट ऑर्गन ऑफ CDSCO ओनली। अगला जो टॉपिक है वो है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, ठीक है ना, जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023। तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है किसकी? UNDP की रिपोर्ट आई है विच सेज दैट प्रेजुडाइसेस अगेंस्ट वुमेन डिडंट रिड्यूस इन द लास्ट डिकेड एंड 90% ऑफ द पीपल स्टिल होल्ड जेंडर बायस, ठीक है ना। तो UNDP की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि जो विमेन के अगेंस्ट प्रेजुडाइसेस हैं दे डिडंट रिड्यूस इन द लास्ट डिकेड, पिछले डिकेड में वो कम नहीं हुए हैं, एंड 90% ऑफ द पीपल, 90% ऐसे लोग हैं वर्ल्ड के जो अभी भी जेंडर बायस यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द विमेन या फिर कहना चाहिए प्रेजुडाइशियल एटीट्यूड टुवर्ड्स द विमेन अभी भी वो रखते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जेंडर जो सोशल नॉर्म्स इंडेक्स है ये किसने रिलीज़ किया है? ये रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इट इज़ रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड इसी ने ये फाइंडिंग्स दी हैं कि किस तरीके से ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो अभी भी बायस रखती है अगेंस्ट द वुमेन। तो ये रिपोर्ट आप याद रख सकते हैं, होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। अगला टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर ने अभी लॉन्च किया था, आप सबको पता होगा, फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव, फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव एट द कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज भुवनेश्वर, ठीक है ना। तो कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन भुवनेश्वर, वहाँ पे लॉन्च किया गया था फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव, याद रखिएगा। एंड प्राइम मिनिस्टर्स हैव कॉल्ड द गेम्स अ ह्यूज बिगिनिंग एंड एक्नॉलेज द रोल ऑफ ट्राइबल प्लेयर्स इन ब्रिंगिंग लॉरल्स फॉर द कंट्री, ठीक है ना। तो काफ़ी जो ट्राइबल प्लेयर्स हैं उनको एक मतलब कहा कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा नाम किए हैं। तो जनजातीय खेल महोत्सव इज स्टेप इन अ गुड डायरेक्शन, ठीक है ना। अब देखते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। तो देखो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड आप सबको पता होता है एक तरीके से कि डेट का इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो बॉन्ड कभी भी होगा तो डेट इंस्ट्रूमेंट होगा। बॉन्ड कैसे होता है? जैसे एक पेपर होता है, उस पेपर में लिखा रहता है कि जैसे मान लो आप मुझे 1 लाख रुपए दोगे, और बॉन्ड में लिखा रहता है कि मैच्योरिटी डेट लिखी रहती है कि 3 साल की मैच्योरिटी के बाद आपको मैं 110 रुपये दे दूंगा, ठीक है ना, 110 रुपीज़। तो जो 10% है वो आपका कूपन रेट हो जाएगा, मतलब वो आपका वो रेट हो जाएगा जो आपको मतलब प्रॉफिट में मिल रहा है। तो अब 100 रुपये आपने 1 लाख रुपए दिया, 100 रुपये दिया मान लो, और आपको 1 साल बाद रिटर्न करो, जब आप उस मैच्योर हो जाएगा बॉन्ड तो आपको 110 रुपये मिल जाएगा। तो वो आपका जो यील्ड हो गई वो 10 रुपये, 10% की यील्ड हो गई, ठीक है ना। मतलब उस बॉन्ड पे आपको यील्ड कितनी मिल गई? 10% की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी इसी तरीके से है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको ऐसा गोल्ड नहीं मिलेगा कि प्रॉपर गोल्ड मिले, वो पेपर गोल्ड मिलेगा आपका ना, पेपर में ही आपको मिलेगा। एंड ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के थ्रू सेल किया जाएगा। याद रखिएगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स कहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, सोल्ड होंगे? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक से सोल्ड होंगे। एक चीज आप लिख लीजिए, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक में
पेमेंट बैंक्स में, रीजनल रूरल बैंक्स में नहीं मिलेंगे, याद रखिएगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स में मिलेंगे, एक्सेप्ट द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, इनमें नहीं मिलेंगे, है ना। तो यूपीएससी आपको कंफ्यूज कर सकता है, वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा ये स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिल सकता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से मिल सकता है, ठीक है ना, एंड डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिसेस से मिल सकता है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से मिल सकता है। तो यहां से ये मिल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बैंक्स में याद रखिएगा, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अब कुछ इनकी हम प्रॉपर्टीज देख लें। प्रॉपर्टीज में जैसे प्रोडक्ट है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24, इशुएंस किसके नाम पे इशू होगा? टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछेगा कि इशूअर कौन है, तो इशूअर विल बी द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी कौन सी है? तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर सेल टू रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। किसको किसको मिल सकता है? रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को, सिटीजन होना जरूरी नहीं है, रेसिडेंट होना जरूरी है, रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट्स, यूनिवर्सिटीज एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। डिनोमिनेशंस क्या रहेंगे? तो मल्टीपल रहेंगे ग्राम्स ऑफ गोल्ड में, जब बेसिक यूनिट रहेगी 1 ग्राम की, 1 ग्राम की बेसिक यूनिट रहेगी, उसके मल्टीपल्स में रहेंगे। टेनर अगर हम देखें तो टेनर जो रहेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, इट विल बी फॉर अ पीरियड ऑफ 8 इयर्स विद एन ऑप्शन ऑफ प्री मैच्योर रिडेम्पशन आफ्टर 5 इयर्स, ठीक है ना। तो 8 इयर्स की आपकी टोटल मैच्योरिटी रहेगी, लेकिन आप प्री मैच्योरली रिडेम्पशन कर सकते हैं 5 साल के बाद। मिनिमम आपको कितना लेना है? तो मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट विल बी 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, 1 ग्राम गोल्ड मिनिमम परमिसिबल वो रहेगा। मैक्सिमम लिमिट कितनी रहेगी? 4 kg फॉर इंडिविजुअल, 4 kg फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, 20 kg फॉर ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैक्सिमम लिमिट रहेगी 4 kg फॉर द इंडिविजुअल, 4 kg फॉर द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड 20 kg फॉर द ट्रस्ट एंड सिमिलर एंटिटीज। अगर ज्वाइंट होल्डिंग आप कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, तो लिमिट रहेगी 4 kg की ही, ठीक है ना, फॉर द टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली। इट विल बी अप्लाइड 4 kg लिमिट टू द फर्स्ट एप्लीकेंट ओनली। इशू प्राइस अगर हम देखें तो इट विल बी फिक्स्ड इन इंडियन रुपीज ऑन बेसिस ऑफ द सिंपल एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस ऑफ गोल्ड ऑफ 999 प्योरिटी, ठीक है ना। तो वही है कि जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा गोल्ड का ऑफ 999 प्योरिटी, उसके बेसिस पे ये सेल होगा, ठीक है ना। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। पेमेंट ऑप्शंस आप कर सकते हैं, पेमेंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 20,000 थ्रू कैश, और डिमांड ड्राफ्ट और चेक या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स, याद रखिएगा। एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, सर्बिया और कोसोवो का डिस्प्यूट चल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। सर्बिया कोसोवो डिस्प्यूट मैंने ऐसे ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन मैंने सोचा एक बार फिर आपको बता दूं और मैप भी दिखा दूंगा। तो देखो दिक्कत क्या है सर्बिया और कोसोवो में। कोसोवो जो है मेनली एथनिकली अल्बेनियन पॉपुलेटेड टेरिटरी है। अगर आप मैप देखेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, तो कोसोवो के साथ बॉर्डर टच होता है अल्बेनिया का, ठीक है ना। तो कोसोवो जो है वो मेनली एथनिकली अल्बेनियन पॉपुलेटेड टेरिटरी है। दिक्कत क्या थी कि इट वॉज फॉर्मली अ पार्ट ऑफ सर्बिया, पहले सर्बिया का पार्ट था। 2008 में कोसोवो ने बोला कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो अभी समझ रहे हो ना कहानी, कोसोवो में है कौन? एथनिकली अल्बेनियन लोग हैं। अब वो पार्ट था सर्बिया का पहले, इट वाज पार्ट ऑफ सर्बिया। 2008 में इसने इंडिपेंडेंस कर दिया, लेकिन जो सर्बिया है उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सर्बिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया कोसोवो का स्टेटहुड और कहा कि यू आर स्टिल पार्ट ऑफ सर्बिया। अब दिक्कत तभी होती है जब आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो सामने वाले को, ठीक है ना। कोसोवो का जो इंडिपेंडेंस है, हालांकि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है बाय 100 कंट्रीज, जिसमें यूएसए भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, यूरोपियन यूनियन नेशंस भी हैं, दे ऑल हैव साइडेड, मतलब सॉरी ये यूनाइटेड स्टेट्स और 100 ऐसी कंट्रीज हैं जो कोसोवो के साथ हैं। वहीं पे रशिया, चाइना एंड जो यूरोपियन यूनियन के नेशंस हैं 5, वो सर्बिया के साथ हैं। याद रखिएगा, रशिया, चाइना सर्बिया के साथ है और कोसोवो के साथ कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यही डेडलॉक है जो बहुत दिनों से है, एंड इसी चीज के कारण जो बाल्कन रीजन है वहां पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, ठीक है ना। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। अब दिक्कत क्या हो गई कि लास्ट मंथ वहां पे इलेक्शन हुए थे कोसोवो में, कुछ दिनों पहले इलेक्शन हुए थे कोसोवो में,
और वहाँ पे जो मेयर सेलेक्ट हुआ वो अल्बेनियन मेयर था। तो सर्बिया ने उस अल्बेनियन मेयर को मतलब रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा कि ये हम इनको मेयर नहीं मानते हैं। तो इस कारण से और ज़्यादा दिक्कत हुई। अब यहाँ पे आप मैप देख लीजिए, तो मैप में आप देखेंगे कि ये है कोसोवो, ऊपर बॉर्डर शेयर हो रहा है यहाँ पे सर्बिया के साथ, ये मॉन्टेनिग्रो है, अल्बेनिया है और इधर नॉर्थ मैसेडोनिया है। और सर्बिया का यहाँ पे बॉर्डर फिर बुल्गारिया के साथ शेयर हो रहा है, मॉन्टेनिग्रो के साथ भी शेयर हो रहा है, कोसोवो के साथ हो रहा है। तो ये तो आप देख सकते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ कोसोवो बीच में है, सर्बिया के साथ ऊपर का बॉर्डर है, मॉन्टेनिग्रो है इधर, नीचे अल्बेनिया है, उधर नॉर्थ मैसेडोनिया है। और सर्बिया में कोसोवो में एक आध जगह है जहाँ पे मित्रोविका, यहाँ डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ा है। तो मित्रोविका हो गया आपका, एक आपका प्रिस्टीना हो गया। तो अगर ये लोकेशंस पूछता है मित्रोविका, प्रिस्टीना, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि ये दे आर कोसोवो की टेरिटरीज हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी फ्रॉम दिस पार्ट। आगे हम न्यूज़पेपर में आते हैं। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आइटम जो है वो है डोंट मिस द चांस ऑफ बिकमिंग अ ग्रीन हाइड्रोजन सुपर पावर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने कहा है, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के पार्ट में बहुत एक बड़ी पावर बन सकती है। इंडिया हैज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ बिकमिंग अ सुपर पावर इन द फील्ड ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन आप सब जानते हैं कि एक ऐसी हाइड्रोजन एनर्जी है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग द रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी। जब आप रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी का यूज करके हाइड्रोलिसिस कराते हो वाटर का, मतलब वाटर को ब्रेक डाउन कराते हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है ना। अभी जो है करंटली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज सिग्निफिकेंटली हायर देन हाइड्रोजन प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन अभी हाइड्रोकार्बन से प्रोड्यूस हो सकती है उससे कहीं ज़्यादा मनी या कहीं ज़्यादा पैसा लगता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मच हायर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि याद रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट बना के दे सकता है। अब आईईए के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो आईईए जो है उसका ओरिजिन 1974 में हुआ है ना। तो ये ऑयल सप्लाईज की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया था 1974 में। एंड ये मेन इंटरनेशनल फोरम है फॉर एनर्जी कोऑपरेशन ऑन वैरायटी ऑफ इशूज। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख सकते हैं। एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है। ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये याद रखें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो ओईसीडी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है। आईईए वर्क करती है गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्री के साथ टू शेप एंड सिक्योर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर फॉर ऑल, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं। मेंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इट इज मेड अप ऑफ 30 मेंबर कंट्रीज, 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 एसोसिएट कंट्रीज हैं एंड 3 एसोसिएट असेशन कंट्रीज हैं। याद रखिएगा, 30 मेंबर कंट्रीज हैं, 8 एसोसिएशन कंट्रीज हैं एंड 3 असेशन कंट्रीज हैं। एंड अगर आपको आईईए का मेंबर बनना है देन यू मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ओईसीडी ऑल्सो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, एक कंडीशन होती है। तो यूपीएससी आपको ये कंडीशन भी स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है कि इफ यू वांट टू बी अ कैंडिडेट टू आईईए देन यू मस्ट बी अ मेंबर कंट्री ऑफ द ओईसीडी, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब याद रखिएगा, इंडिया को एक एसोसिएट मेंबर के रूप में बनाया गया था आईईए का 2017 में। एंड इंडिया को तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारा फुल टर्म मेंबरशिप बन जाइए, ठीक है ना। तो 2017 में इंडिया एसोसिएट मेंबर बना था आईईए का, दैट इज इट। उससे आगे अभी हम नहीं बढ़े हैं। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक हो गई, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव्स हो गया, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, नेट जीरो बाय 2050, ये सारी रिपोर्ट्स आईईए ही निकालता है। तो याद रखिएगा। शार्प स्लाइड इन इंडियाज रेमिटेंस इनफ्लोज ऑन ओईसीडी स्लो डाउन। अब हुआ क्या है, ओईसीडी कंट्रीज जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट वाली जो कंट्रीज़ हैं और जो स्पेशली जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला। एंड इस स्लो डाउन के कारण जो इंडिया का रेमिटेंस है उसमें भी आपको शार्प एक स्लाइड देखने को मिलेगा। जैसा 2022 वाले पीरियड में जो हमारा रेमिटेंस था बहुत ज़्यादा ग्रो किया था, लगभग 24% की ग्रोथ देखने को मिली थी हमको 2022 में। $111 बिलियन हमारा रेमिटेंस था उस साल। मतलब हाई रेमिटेंस के मामले में तो हम हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। आप सबको पता होगा कि रेमिटेंस सबसे ज़्यादा इंडिया में आता है, नंबर 1 पे रहता है इंडिया।
और इसका रीज़न क्या है कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि बाहर काम कर रहे हैं, स्पेशली इन द गल्फ कंट्रीज एंड ऑल, है ना। गल्फ कंट्रीज़ में और ज़्यादा हमारा वर्क है, और अभी वही रीज़न है कि गल्फ कंट्रीज़ में थोड़ा स्लो डाउन जो देखने को मिला है, और जो ऑयल एक्सपोर्ट, जो आपका OECD कंट्रीज़ हैं, जो ऑयल वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको एक स्लो डाउन देखने को मिला है। दिस इज़ द रीज़न वाई रेमिटेंस हैज़ डिक्रीज्ड। अब रेमिटेंस सिर्फ इंडिया का डिक्रीज हुआ, ये गलत है। रेमिटेंस लगभग सारी जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जहाँ पे भी रेमिटेंस आता है मोस्टली, वहाँ पे रेमिटेंस डिक्रीज ही हुआ है, ठीक है ना। सारी कंट्रीज में लगभग डिक्रीज हुआ है रेमिटेंस, एंड रीजन बीइंग कि जो ये गल्फ कंट्रीज और OECD कंट्रीज पे डिपेंडेंट है, वहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा स्लो डाउन देखने को मिला था। तो एक ये पार्ट आप याद रख सकते हैं। एक टॉपिक आज एक्सप्लेन्ड में आया था, ग्रेन स्टोरेज प्लान दैट द गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड। तो जो गवर्नमेंट का ग्रेन स्टोरेज जो प्लान है, उसके बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो आप सबको पता होगा कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई जाएगी। एंड ये क्या काम करेगा? इट विल फैसिलिटेट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन द कोऑपरेटिव सेक्टर। तो कोऑपरेटिव सेक्टर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान जो है वो बनाया जाएगा। अब गवर्नमेंट को, ये इंडिया को क्यों चाहिए ऐसा प्लान? व्हाई डज इंडिया नीड अ प्लान फॉर ग्रेन स्टोरेज? सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना। 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज इन इंडिया। लेकिन 18% ग्लोबल पॉपुलेशन होने के बावजूद केवल 11% जो है एरेबल लैंड है हमारे यहाँ। ओनली 11% ऑफ द लैंड इज एरेबल, ठीक है ना। एंड इंडिया ऑल्सो रन्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड प्रोग्राम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आप सबको पता हो 2013 में लॉन्च हुआ था। 81 करोड़ लोग उसके अंतर्गत फूड ग्रेन पाते हैं, है ना। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द फूड सिक्योरिटी फॉर बिलियंस ऑफ पीपल प्लस हैविंग अ रोबस्ट नेटवर्क ऑफ फूड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज बिकम एसेंशियल। तो जब हमको इतना बड़ा प्लान रन करना है, इतने लोगों को फूड ग्रेन्स देने हैं, तो एक हमको रोबस्ट नेटवर्क चाहिए फूड ग्रेन स्टोरेज का भी। दैट इज अ वेरी श्योर शॉर्ट थिंग। इंडिया की प्रेजेंटली जो फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी है वो केवल 145 मिलियन मीट्रिक टन्स है, अगेंस्ट द टोटल फूड प्रोडक्शन ऑफ 311 मिलियन मीट्रिक टन्स। तो गैप कितना है? लगभग 166 मिलियन मीट्रिक टन्स का गैप है अभी भी स्टोरेज में। तो जब स्टोरेज में गैप होगा तो आपका कितना सारा फूड ग्रेन्स है जो बहुत ही जल्दी वेस्ट हो जाएगा, पेरिशेबल गुड्स जो है वो ख़राब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे देखो फॉरेन कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर आपके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं तो फार्मर्स को जल्दी नहीं है बेचने की, वो स्टोर करवा देंगे, है ना। लेकिन जब आपके यहाँ स्टोरेज फैसिलिटीज़ ही नहीं है तो यहाँ फार्मर्स को जल्दी भी रहती है, क्योंकि अब भाई आप स्टोर नहीं कर सकते तो आपको अपना जल्दी से जल्दी वो उपज जो है आपको बेचनी पड़ेगी। क्यों नहीं? अगर आप नहीं बेचेंगे तो वो आपका ख़राब होगा, ये वेस्टेज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जल्दी बेचने के चक्कर में कम प्राइसेस मिलते हैं फार्मर्स को। तो ये स्टोरेज फैसिलिटीज़ के आने से बहुत सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो जाएगा, जो फार्मर्स का रेम्यूनरेशन भी बढ़ेगा, है ना। प्लस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तो नए प्लान के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने कहा है कि दे विल बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज थ्रू द PACS। जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं उनके माध्यम से वो क्या करेंगे दे विल बिल्ड अप अ नेटवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड ग्रेन स्टोरेज फैसिलिटीज़, ठीक है ना। तो 1 लाख से ज़्यादा जो PACS हैं हमारे देश में, उनकी मदद से हम क्या करेंगे, दे विल बिल्ड अप दिस इंटीग्रेटेड फूड स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब PACS अगर आपको बताऊँ तो कोऑपरेटिव जब स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो एक आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स मिलेंगे, ठीक है ना। फिर स्टेट लेवल में आपको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मिलेंगे, है ना। ये आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट्स के अंदर आते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव, लेकिन होते कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। सेंट्रल नाम का सेंट्रल है, लेकिन ऐसा मत सोचें कि सेंट्रल कोऑपरेटिव है तो नेशनल लेवल पे रहेगा, वो रहता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना। फिर उसके नीचे आता है PACS। याद रखिएगा, जो अर्बन कोऑपरेटिव है उनको मैनेज करता है RBI, जो आपका स्टेट कोऑपरेटिव उनको मैनेज करता है, मतलब जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनको मैनेज करता है RBI प्लस स्टेट गवर्नमेंट, और जो PACS हैं वो पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर रहते हैं, उनको RBI मैनेज नहीं करता है। तो PACS को RBI मैनेज नहीं करता है। अब जो ये इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है वो क्या काम करेगी?
ये मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉपरेशन है उनके अंतर्गत बनाई जाएगी, प्लस इसमें और भी 2-3 मिनिस्ट्रीज़ के मिनिस्टर्स रहेंगे। एंड ये बेसिकली गाइडलाइंस या इम्प्लीमेंटेशन मेथडोलॉजी बनाएंगे कि किस तरीके से जो ये आपके PSCS हैं वो कैसे एक मतलब इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाएंगे, इन सब की गाइडलाइंस और ये सब बनाने का काम रहेगा इनका, ठीक है ना। एंड प्लान के बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं जो बेनिफिट्स होंगे। जो प्रोक्योरमेंट सेंटर का काम है वो PSCS के द्वारा होगा। दे विल सर्व एज फेयर प्राइस शॉप्स एज वेल। दे कस्टम हायरिंग सेंटर्स के रूप में काम करेंगे। कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाएंगे एंड सॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये सब काम भी PSCS के अंतर्गत होगा। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज होगा कि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो रिड्यूस होगा। जो फूड ग्रेन हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा। And farmers would have choice to sell their produce depending on the market conditions and they will not be forced to into distress sell। तो distress sell जो होती है वो नहीं करनी पड़ेगी फार्मर्स को, तो ये भी इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। सर्बिया कोसोवो का डिस्प्यूट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। इन फुल फ्लो, अब यहाँ जो आर्टिकल है यह है रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट निकाली है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट निकाली, तो लिख लेना लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। तो इंडिया हैज मूव्ड अप टू 22 रैंक इन द ग्लोबल रैंकिंग्स ऑन इंटरनेशनल शिपमेंट्स कैटेगरी। तो शिपमेंट्स कैटेगरी में, इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में हम 22वीं रैंक में पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। एंड पहले हम 44वीं पोजीशन में थे। कंट्री की जो ओवरऑल रैंक थी वो 38 थी ऑन द LPI स्कोर। जो LPI स्कोर है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसमें 38th रैंक थी हमारी। अब क्यों हमारा इंप्रूवमेंट देखने को मिला परफॉर्मेंस में, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस में, उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पोर्ट्स हैं वहाँ पे जो मतलब ड्वेल टाइम है वो बहुत कम हो गया है। द रिडक्शन इन द ड्वेल टाइम। ड्वेल टाइम क्या होता है, लिख लेना आप लोग। ड्वेल टाइम इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ टाइम वेसल स्पेंड ऑन अ पोर्ट एक्टिवली लोडिंग और अनलोडिंग कार्गो। तो जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा हमने डिक्रीज कर दिया है। तो एक ये हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहा है ड्वेल टाइम। और दूसरा हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि जब मतलब एक आने वेसल के आने से वेसल के जाने तक का जो टाइम रहता है, जो टर्न अराउंड टाइम है वो हमारा बहुत ज़्यादा डिक्रीज है। हाँ, हमने वो बहुत कम कर दिया। द टर्न अराउंड टाइम इज ऑल्सो डिक्रीज, बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री से भी कम कर दिया है। तो इस कारण से जो हमारा मतलब इसका रीज़न क्या है कि आप सबको पता है कि लॉजिस्टिक्स में हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है एंड गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन किया है, स्पेशली जो पोर्ट्स हैं उसमें पब्लिक प्राइवेट इंटरप्राइज मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से एंड पोर्ट एफिशिएंसी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की गई है। नई टेक्नोलॉजीज पोर्ट्स में इंट्रोड्यूस की जा रही है एंड PPP जो मैंने बात की वो उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, ठीक है ना। और जो हमारी कैपेसिटी है पोर्ट्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड की जा रही है। इसके अलावा जो फोकस है वो है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द मैरीटाइम सेक्टर। पूरा मैरीटाइम सेक्टर को डीकार्बोनाइज करना है एंड उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ है वो हमने पोर्ट्स पे इंक्रीज कर दिया है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। एंड जो कुछ पोर्ट्स हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट भी करते हैं अपने जो उनका एनर्जी नीड्स है उसका तो आधा से ज़्यादा वो जनरेट कर देते हैं। इसके अलावा हरित सागर ग्रीन पोर्ट्स गाइडलाइंस भी इशू की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा। हरित सागर ग्रीन पोर्ट्स गाइडलाइंस, तो पोर्ट्स को ग्रीन रखने के लिए बेसिकली ये गाइडलाइंस है जो निकाली गई हैं। एंड नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीन के लिए लॉन्च किया गया है। सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मैरीन के लिए। तो इससे क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द पोर्ट्स ये भी और ज़्यादा बूस्ट हुई। तो ऑल दीज आर द रीजंस व्हाई द पोर्ट सेक्टर इज इंप्रूविंग एंड हमारा क्यों लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.